बॉल इधर से उधर घुमाते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा अब क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया तो फिलहाल तो जो है ये हतमी अभी हम इसको नहीं करार देते, लेकिन इलेक्शन इसी पे करार दिया जाए। दूसरी चीज़ जो याद दहानी में कराना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो सियासी पार्टियाँ जो आजकल कराची में इस मौजू के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पहला सेंसस है, ये पहली मर्दमशुमारी है कि जिसके नताइज को वो कबूल नहीं करते? ये तो मुतवातिर होता रहा है। कराची जब हम बच्चे थे, जब से हम बड़े हुए शहर के अंदर, तो हम यही बात सुनते, कहते और देखते आए हैं कि जो कराची की अददी तादाद है, जो कराची के जितने शहरी हैं, वो सेंसस के अंदर मर्दमशुमारी के अंदर कराची वालों के मुताबिक जायज़ तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं। जो अब ये हुकूमत करने जा रही है, जिसके खिलाफ ये मुजाहरे करते हैं, बाय द वे ये खास तौर पे मैं जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंसाफ तो अलग अलग शहर में अलग नहीं होता ना, तो सिराजुल हक साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा पेशावर में भी एक जुलूस निकालें या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें जिसके अंदर वो कराची की गलत जो मर्दमशुमारी है उसका जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि उनकी सियासत मुझे लगता है कि एक शहर में कुछ और नारा होता है, दूसरे शहर में कुछ और होता है। लेकिन चलें, उनकी बात छोड़ते हैं। हम तो उस मसले को, जो आज का नहीं, जो देरीना मसला है, जिसका सबसे रीसेंट, सबसे जो माजी करीब के अंदर जो किया गया, वो भी पिछली हुकूमत ने किया, हम उसको हल करना चाहते हैं। उसके लिए काबीना ने ये फैसले के अंदर भी लिखा है कि बेहतर निज़ाम को देखा जाए। उसकी जो काबीना की कमेटी थी जिसने ये सिफारिशात पेश की थी, उसके अंदर अमीनुल हक भाई उसके अंदर शामिल थे, लेकिन जो आगे की सिफारिशात हैं कि बेहतर निज़ाम किस तरह किया जाए, तो उसकी जो काबीना की कमेटी बनी है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो अमीन भाई के पास है। इनको क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग डिवीज़न के नीचे आता है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मैंने एक टेक्निकल टीम जो है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और कोशिश ये है कि इस दफ़ा एक ऐसा निज़ाम, दुनिया में जो बेहतरीन तरीक़ेकार हैं मर्दमशुमारी करने के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शफाफ बना के, कि कैसा निज़ाम बनाया जाए जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को उस पर एतमाद हो। जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए। वो मुकम्मल करने के बाद हम उसको पार्लियामान में ले जाने से पहले सिविल सोसाइटी के पास भी लेके जाएंगे। हम जो रिसर्च के इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जाके उनसे भी मुशावरत करेंगे, ताकि एक ऐसा निज़ाम आए जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो। जैसे ही वो निज़ाम अमीन भाई की जो कमेटी जिसको चेयर कर रहे हैं काबीना की, वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, काबीना में लेकर आएगी, उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जो सिफारिश होगी वो यही होगी कि जल्द अज जल्द दोबारा सेंसस कराया जाए, क्योंकि एक ऐसा सेंसस जिसके ऊपर मुल्क के बेशतर इलाकों में एतमाद नहीं है, बजाय कि हम उसको 10 साल तक चलाते रहें, हम जल्द अज जल्द एक बेहतर निज़ाम के साथ, एक ऐसे निज़ाम के साथ जो शफाफ हो, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो, एक सेंसस कराया जाए, और जो फिर उससे फैसला साजी होनी है, जो वसाइल का तकसीम है, जो इलेक्शन के अंदर नुमाइंदगी है, वो उस बेहतर निज़ाम की बुनियाद के ऊपर की जाए। सवाल हो जाए, गवर्नर साहब बात करेंगे। नहीं, आप करें सवाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज MQM की दावत पर हम यहाँ पर आए थे, और ज़ाहिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू सेंसस ही था, और इसके अंदर जो इब्हाम थे वो दूर कर लिए गए हैं। और इसके लिए, इस सेंसस को कराने के लिए जब भी ये तैयार होगी, अमीन भाई की टीम, इन्होंने जो अभी असद उमर ने आपको बताया, जब भी ये तैयार होंगे, वफाक इस पे पूरी तरह तैयार है कि जैसे ही ये सारी टेक्निकल चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं, तो इसके अंदर जो भी लवाजमात दरकार हैं, चाहे वो पैसे से हैं, चाहे वो टीमों से हैं, चाहे वो टीमें जो सेंसस करने वाली हैं, नादरा की सपोर्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर दरकार होगा, वो वफाक उसको ज़ाहिर है कि पूरा करने की जिम्मेदारी रखती भी है और लेती भी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जिस सेंसस पे लोगों को तकलीफ़ थी, या जिस सेंसस पे लोगों को मुकम्मल एतमाद नहीं था, उस सेंसस के लिए आज मुहर्रिकात तय कर लिए गए हैं। ये
पहले भी जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जी वो पुराने ही उसके ऊपर जा रहे हैं और 10 साल के लिए सेंसस नहीं होगा, वो गलत न्यूज़ थी। ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हुई थी, मिसकम्युनिकेशन थी। उसको आज हमने बिल्कुल बैठ के एक एक चीज़ को देख के उसको टेक्निकली हर चीज़ को करेक्ट कर लिया है और इंशाल्लाह सेंसस अपने वक्त पर ही होंगे। जैसे ही अमीन भाई जिस चेयर कर रहे हैं जिस कमेटी को, वो कमेटी अपनी सिफारिशात रखती है, इसको फौरी तौर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। बहुत मेहरबानी। सर अमर साहब ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल है कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा कि पहले तो दो कराची और हैदराबाद के मुताबिक या शहरों के मुताबिक वही मुमकिन नहीं हो सका अभी तक, तो कैसे मुमकिन होगा? दूसरा ये है कि जब कप्तान की हुकूमत आई थी तो लोग समझ रहे थे जहाज़ उड़ाने वालों की हुकूमत आ गई है, PIA तरक्की करेगी, रेलवे तरक्की करेगी, स्टील मिल चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो पहले तो पायलट्स रुके गए थे, अब जहाज़ रुके जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? सर पहली बात तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क का निज़ाम आपका ऐसा बिगड़ा हुआ है कि डॉक्टर भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं और जहाज़ उड़ाने वाले जिनके हाथ में लोगों की ज़िंदगी है वो भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं, तो उस गलत निज़ाम को दुरुस्त करना, तो ये तो अच्छाई की सिमत की तरफ हम जा रहे हैं, ये बुराई तो नहीं है। दूसरे जिस तरीके से आपने बात की रेलवेज़ के निज़ाम की, आपको पता है ML1 का मंसूबा जो है वो उसकी अप्रूवल दे दी गई है, उसकी इस वक्त फाइनेंसिंग के ऊपर बातचीत चल रही है और पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान में रेलवेज़ को बेहतर करने के लिए जितनी सरमायाकारी की गई है, सिर्फ ये एक मंसूबा उससे ज़्यादा सरमायाकारी करने जा रहा है। कराची में कोई जदीद ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं, ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच रहा है। इंशाल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर हम सब उस ग्रीन लाइन के बस के अंदर भी जाएंगे। KCR कराची सर्कुलर रेलवे जो आज से कम मैं 20-25 साल से तो सुनता रहा हूँ, वो इंशाल्लाह ताला अपनी ताबीर की तरफ जा रहा है। तो मनसूबाबंदी तो हो रही है। फायर टेंडर 1.5 अरब रुपए के फायर टेंडर्स, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फायर टेंडर कराची पहुंचा दिए गए हैं। और आपने आखिरी चीज़ एक कोई और चीज़ पूछी थी, एक तो ये था स्टील मिल के ऊपर जो है, आपने देखा है कि इस वक्त जो आज भी अखबार के अंदर आया हुआ है, पूरी उनकी काबीना ने अप्रूवल, कमेटी जो है उसने अप्रूवल दे दी थी। इंटरनेशनल बिडर्स आ रहे हैं और वो मिल जो बंद हमें मिली थी, चलती भी नहीं मिली थी, बंद मिली थी, वो इंशाल्लाह चलने की तरफ जा रही है। बता दीजिएगा, PTI और MQM दोनों से सवाल है कि MQM और PTI का जो मुआहिदा हुआ था उससे MQM कितनी मुतमईन है, और आप लोग ये बता दीजिएगा कि MQM से बात की गई थी कि एक और वजारत देंगे, मुशीर बनाएंगे, उस हवाले से क्या और MQM के तफादत खोले जाएंगे या नहीं खोलेंगे? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला नुक्ता था सेंसस का, जो कि किसी तरह भी सियासी और तंजीमी नुक्ता नहीं था, उस पर बड़ी अहम कामयाबी और पेशरफ्त हुई है। बाकी चीज़ों के बारे में अब तक तो हम ये कहते रहे थे कि वादों में एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अब ज़मीन पे भी होते भी नज़र आएगी बहुत सारी चीज़ें। और हम तो उम्मीद के साथ इस मुल्क में भी आए थे और उम्मीद के साथ अभी हमें लगता है कि इसमें मज़ीद कामयाबियाँ होनी है। पहले वजारत वाला जवाब देते भाई। मैं पहले इनकी तसल्ली करा दूं, वो ज़्यादा जोर से आ रहे हैं। देखिए आप उम्मीदवार तो नहीं है इस वजारत के? देखिए MQM हमारी इत्तेहादी है और MQM के इस वक्त 2 वज़ीर वफाकी काबीना में मौजूद हैं और इंशाल्लाह जैसे ही वज़ीर आज़म ओके करते हैं तो एक और या जितनी वज़ीर आज़म साहब चाहें ज़ाहिर वो वज़ारत दे सकते हैं जिसको चाहें। अपनी ज़रूरत की तहत ही वज़ारत दी जाती है, ये कोई सियासी रिश्वत के तहत नहीं दी जाती। तो लिहाजा जैसे ही वज़ीर आज़म महसूस करेंगे कि उन्हें एक और वज़ीर की ज़रूरत है और अगर उन्हें MQM से समझ आता है, उन्हें GDA से समझ आता है, उन्हें और किसी जमात से समझ आता है, जहाँ से भी उनको लेना होगा वो वज़ीर, ये कुल इख्तियार वज़ीर आज़म का है। हमारे ऊपर कोई MQM का प्रेशर ऐसा नहीं है कि वो वज़ारत के लिए हमारे लिए रोज़ बातें उनसे हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे वज़ीर आज़म ज़रूरत महसूस करेंगे तो उसे ले लिया जाएगा। जी 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 करण बताएं, ये पहले सवाल शुरू कर दे। करने के लिए इस हवाले से फरमाइएगा, क्या फरमाएंगे काबिल मुसाबिक का जो इंकशाफ है आसिफ जरदारी के बारे में? जी मैं आपको ओवरऑल उसका बता दूं जी, ये ब्रॉडशीट के जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल उसके ऊपर बहुत बात हो रही है,
तो वज़ीर आज़म से भी मुशावरत हुई थी, उनसे भी पूछा था, और मेरी आज शहजाद अकबर से काफ़ी तफसीली बात हुई है। आपको इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन जो है ना वाज़े फैसले होते हुए नज़र आएंगे। बुनियादी उसूल जो है तहरीक इंसाफ का बड़ा सादा है। ये वज़ीर आज़म का मेरे ख्याल में कौम के साथ सबसे बड़ा वादा है कि जो मुल्क की दौलत लूटी गई है उसको रिकवर करना है, और इंशाअल्लाह ताला जो आप फैसले होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में वो आपको उसी के मुताबिक नजर आएंगे, वो तफसील आ जाएगी। जी काफी शोर मचाया और हमेशा से ये स्ट्रैटेजी हमने देखी है कि जो ज्यादा शोर मचाए उसको मॉनिटर बना दो, कमेटी बनाते एमकेएम को भी इसकी चेयरमैनशिप दे दी जाती है। अगर इसमें अब मजीद इल्तवा होता है तो इसका मतलब एमकेएम पे सारे इनके अब बॉल जो है वो एमकेएम की कोर्ट में है। अगर इसमें देर होती है, दूसरा सवाल ये कि और जमातें भी मर्दमशुमारी को लेकर कल कराची में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस पर इसको मैं देता हूं। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल उनको इतना तो करने दें, वो ये भी ना करें तो और क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि मर्दमशुमारी के हवाले से तो सबसे बड़ा जो मसला खड़ा हुआ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 70s के दौर में था। तो हम तो नहीं थे असेंबलियों में, जमात इस्लामी मौजूद थी, कोई एक धरना, कोई एक नारा, कोई असेंबली में खड़े होकर एक बात की गई उसमें। और इसके अलावा फिर ज़िया उल हक साहब के दौर में भी कराची की मर्दमशुमारी में बहुत बड़ी डंडी मारी गई थी। हम तो नहीं थे, जो उस वक्त की यहाँ की क़यादत थी सिंध के शहरी इलाकों की, उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद की थी उस पर। और फिर जो जरदारी साहब ने ये देख कर कि हाउस काउंटिंग में कराची की आबादी 2,45,00,000 आ रही है, तो उन्होंने इसको डिले करवा दिया, मुजरिमाना तौर पे डिले करवा दिया। तो वो भी एमकेएम के बहुत सारे ठेकेदार और जिम्मेदार जो उस वक्त थे वो आज इस हवाले से मुजाहरा कर रहे हैं। उनको मुजाहरा तो प्लीज करने दीजिए ना। आप एक साहब हैं जो मुजाहरे की जिन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने 2018 में हमें देखकर सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे पिटीशन दाखिल करने, फिर उनको चैम्बर में बुला लिया गया था, शटअप कॉल दी गई थी, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। जिन्होंने इस मुकदमे को वापस ले लिया अदालतों से, वो सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? फिर आप तो इस मुकदमे से विड्रॉ कर गए अपने आप को, लेकिन करने दीजिए। अगर ये भी ना करें तो बताइए वो फिर और क्या करें। जी वो मैं उसका जवाब मैं देता हूं। जी देखिए ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो हुकूमती काम होता है उसके अंदर पीटीआई और एमक्यूएम अलग अलग नहीं है, जीडीए अलग अलग नहीं है, वो पूरी काबीना की जिम्मेदारी होती है। अगर अच्छा काम होगा तो उसका जो क्रेडिट है वो तमाम वो पार्टीज जो इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा है उनको मिलेगा, और अगर कोई कमजोरी रह जाएगी, कमी रह जाएगी, तो उसकी भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है। तो ये पीटीआई बमुकाबला एमक्यूएम नहीं है। अच्छा साहब, क्वेश्चन ले लें कि ये सेंसस जो हुए थे फौज की निगरानी में हुए थे, जिससे आप मुतमिन नहीं है, तो अब के जो सेंसस होंगे किसकी निगरानी में होने चाहिए और इसका जिम्मेवार? सर इसीलिए तो मैं बोलूँ ना कि देखें, तरीक़ेकार दुनिया में, सारी दुनिया में सेंसस होता है और वो कबूल भी किया जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ ख़ास है पाकिस्तान में जिसकी वजह से बार बार ये इशू रेस किया जाता है? इसीलिए हमने ये कहा कि एक बाकायदा टेक्निकल कमेटी पहले बनाई है। वो टेक्निकल कमेटी सारी दुनिया में जो निज़ाम है सेंसस किस तरीके से किया जाता है उसको स्टडी करके वो अपनी सिफारिशात रख देगी। ये काबीना की जो कमेटी बनी है, उस काबीना की कमेटी ने फिर अपनी सिफारिशात काबीना के सामने रखनी है। और मैं फिर वही दोहराऊंगा, हमने इस दफ़ा सिर्फ ये हुकूमत के अंदर बंद कमरे में नहीं करना, हमने, क्योंकि इसमें हर पाकिस्तानी का हक है कि उसकी नुमाइंदगी जो है वो सही तरीके से नज़र आए, चाहे वो वसाइल हैं या असेंबली है। तो इसलिए हमने इससे पूरी सिविल सोसाइटी से भी इनपुट लेनी है। और जब वो एक ऐसा निज़ाम बनेगा जिस पर सबको एतमाद है, तो उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएंगे उस पर भी लोगों को एतमाद होगा। आखिरी सवाल कर लीजिए। करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो बड़ा इल्जाम लगाती है, तो यकीनन ज़िमनी इंतखाबात सदते हैं, सेनेट इंतखाबात सदते हैं, मुलाकात में उस पर भी बातचीत हुई, कौन किसका साथ दे रहा है सेनेट में भी और ज़िमनी इंतखाबात में भी, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या? सर मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा कि सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे हमारी एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत चलती है। कुछ हमारी जो प्रायोरिटी तरजीहात हैं उसमें ज़रा ऊपर होती है, कुछ एमक्यूएम की तरजीहात में ऊपर होती है। लेकिन वो जो बड़ा मशहूर ज़माना स्टेटमेंट है ना, 1 पेज, तो आप समझ लें इन सब चीज़ों पे 1 पेज पे इस वक्त। आपने फरमाया कि एमक्यूएम और पीटीआई हुकूमत में है, तो अच्छा या बुरा हो दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो आजकल तेल भी
बढ़ रही हैं, पेट्रोल वगैरह की, चीनी की भी और बिजली वगैरह की भी, तो इसमें एमक्यूएम भी जिम्मेदार होगी, दोनों ही। सर जिस वक्त हम पिछली दफा यहाँ पर आए थे हैदराबाद, तकरीबन 1 साल पहले की बात है, और उस वक्त महंगाई उरूज के ऊपर थी, तो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हो के जो नुमाइंदे थे एमक्यूएम के, उन्होंने कहा कि ये महंगाई जो है इसके ऊपर हमें काबू पाने की जरूरत है। तो जो बात अवाम की हक में है उन्होंने सबके सामने की थी। आपको मैं बिल्कुल सादा सी चीज बता दूं तब्दीली कितनी आई है। उस वक्त जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज से 1 साल पहले, जो लोगों की रोजमर्रा जरूरत की चीजें होती हैं, वो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, मैं इसको बोलूं कि उर्दू का आसान सा नाम इसका रखना चाहिए, बड़ा मुश्किल नाम है। आसान अल्फाज में जो रोजमर्रा इस्तेमाल की लोगों की चीजें, उस वक्त अफराते ज़र था 20% से ज्यादा। कल पिछले हफ्ते का जो आया है रिजल्ट, उसमें 5.77% के ऊपर है, तो 1/3 से भी कम हो गया। बहुत बेहतरी हुई है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं। 12 साल में जितनी किसी एक महीने के अंदर इजाफा नहीं हुआ था वो हुआ है। दिसंबर में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है। 45% गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, तो मईशत भी उठ रही है। इंशाल्लाह ताला और बेहतरी होगी आगे। लेकिन ये आखिरी सवाल, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन चीनी तो वही 100 रुपए किलो हो गई है, ऑयल देख लें और सब चीजें बढ़ रही है, पेट्रोल अभी बढ़े है। सर मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दिन आपके पास आके तफसील से इस पे भी, महंगाई पे भी बात कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2008 और 2009 में 10 साल 11 साल पहले की बात करूं, ये चीज़ों की जिनकी आपने बात की, वो आज से 20 से ज़्यादा कीमत थी। कीमतें ऊपर नीचे जाती, मजमूई तौर पे मैंने आपको बताया, सब चीनी, आटा वगैरह ये सब शामिल है उसके अंदर। मैं जिसकी बात कर रहा था सिर्फ 5.77% अफराते से रह गया SPI का।